हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि उत्पादन फलन क्या है और इनकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि उत्पादन फलन क्या है, इनकी मान्यताएं लिखिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग उत्पादन फलन को परिभाषित करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि डेफिनेशन किस तरीके से लिखा जा सकता है प्रोडक्शन फंक्शन का, और दूसरा कि हम उसके एजम्पशंस को भी जानेंगे, यानी कि मान्यताओं को भी जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले परिभाषा लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित समय अवधि में तथा दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों एवं निर्गतों के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अब एक निश्चित समय अवधि होने का क्या मतलब है, जहाँ पर 2 टाइम लिमिट रहता है। देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर के कोई भी काम हमने शुरू किया है और उसको हम फिनिश कर रहे हैं शाम के 5 बजे तक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10 बजे से जो 5 बजे तक हमने समय लिया है, ये दरअसल समय नहीं, समय अवधि कहलाएगा। क्योंकि ये जो शुरुआती हमने समय लिया है सुबह 10 बजे, ये हमारा कहलाता है अंग्रेजी में इनिशियल टाइम। और जब हमने उत्पादन का काम फिनिश किया तो 5 बजे शाम हो गया था, तो इसका मतलब ये हमारा है अंतिम समय, यानी कि फाइनल टाइम। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक समय और अंतिम समय यहाँ पर है, तो ये हो गया समय अवधि कि हमने 10 बजे से उत्पादन प्रक्रिया शुरू किया था और ये चला शाम के 5 बजे तक। ठीक है, जैसे छत की ढलाई होती है मान लीजिए, तो छत की ढलाई मान लीजिए कि सुबह में शुरू किया गया था 8 बजे और दोपहर में इसको फिनिश किया गया 2 बजे। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 8 बजे जब काम शुरू किया गया था तो ये है प्रारंभिक समय, और 2 बजे दोपहर में चूंकि जाकर के काम खत्म हुआ तो इसलिए इसको कहेंगे हम अंतिम समय। तो जब इस तरीके से 2 समय आपको लगेगा कि प्रारंभिक समय अंतिम समय है, तो इसके बीच में जो टाइम होता है इसी को हम लोग कहते हैं समय अवधि। समझ आ गया। एक निश्चित यहाँ पर तकनीक की बात कर रहे हैं हम, तो तकनीक देखिए 2 तरीके का होता है। तकनीक कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। एक जहाँ पर आप कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में लेबर ज़्यादा लगा होता है, N फॉर लेबर। ठीक है, लेबर को हम N से लिख रहे हैं, तो लेबर यहाँ पर ज़्यादा होता है, एंड कैपिटल कम, यानी कि पूंजी कम। तो जिस भी उत्पादन की प्रक्रिया में लेबर ज़्यादा रहेगा और कैपिटल कम रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक। चूंकि लेबर यहाँ पर देखो ज़्यादा है, लेबर को हम N से लिख रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ लेबर। K का मतलब है कैपिटल, यानी कि पूंजी। इसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरा ले लीजिए तकनीक, जिसके अंतर्गत हम मान करके चलिए कि लेबर को कम रख दे रहे हैं और उसकी तुलना में हम पूंजी को, यानी कि कैपिटल को ज़्यादा रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, लेबर कम है और उसकी तुलना में पूंजी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति अगर है किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में, तो आप उसको कह लीजिए क्या है, पूंजी प्रधान तकनीक। चूंकि यहाँ पर देखो कैपिटल ज़्यादा है, यानी कि पूंजी ज़्यादा है, एंड लेबर कम है। तो पूंजी ज़्यादा है तो पूंजी प्रधान, श्रम ज़्यादा है तो श्रम प्रधान है। तो दोनों लेबर एंड कैपिटल दोनों जगह पर हैं, लेकिन जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगा उसी को हम यहाँ पर प्रधान कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये दोनों तकनीक में से कौन सी तकनीक दिया हुआ है, ये भी यहाँ पर तय है। आगे बात देखिए, कह रहे हैं कि आगतों एवं निर्गतों के बीच संबंध। देखो यहाँ पर आगत को हम कहते हैं उत्पादन के साधन। क्या कहते हैं? उत्पादन के साधन, या फिर सीधे तौर पर आप साधन कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम इनपुट बोलते हैं, इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर है दूसरा क्या, निर्गत। निर्गत को हम कहते हैं उपज या फिर उत्पादन, या फिर आप उत्पाद भी बोल सकते हैं। उत्पाद का मतलब अंग्रेजी में हम कहेंगे इसको आउटपुट। ठीक है, तो एक हो गया इनपुट और फिर आउटपुट। इनपुट का मतलब देखो, जैसे हम कह रहे हैं कि गेहूं से हम बनाना चाहते हैं सीधा रोटी, तो नहीं ना बनेगा ऐसे। गेहूं से पहले जो हो आटा बनाना पड़ेगा, आटा से फिर रोटी बनेगा। तो यहाँ पर समझिएगा उदाहरण कैसे हम दे रहे हैं। मान लीजिए कि गेहूं हमारे पास इतना मात्रा में है, अब इस गेहूं को हमने जो है पिसा दिया, आटा बना दिया इसको। तो गेहूं जो हमारा था वो था इनपुट, और इसको जब हमने आटा बना दिया तो ये हमारा हो गया आउटपुट। फिर से हम कह रहे हैं गेहूं जो हमारा था यहाँ पर वो है इनपुट, यानी कि आगत, और जब हमने आटा उसका बना दिया तो वो हो गया हमारा आउटपुट, यानी कि निर्गत। समझ गए। लेकिन जब हम आटा से बनाना चाहते हैं रोटी, तो हमारा यहाँ पर आटा क्या है, इनपुट, और जो हमारा रोटी बनकर के तैयार होगा वो क्या है, आउटपुट। समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ संबंध है या नहीं? बिल्कुल है सर। तो गेहूं अगर हम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा आटा भी ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, अगर हमने आटा ज़्यादा निकाला है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर रोटी भी हमारा ज़्यादा तैयार होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों में, इनपुट में और आउटपुट में कैसा संबंध है, सीधा संबंध। इस पर बात करेंगे हम आगे। लेकिन आगे देखो एक और डेफिनेशन हमने लिखा हुआ उससे पहले,
कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में देखो, आगतों तथा निर्गतों के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। मतलब कि जो इनपुट्स होता है यानी कि जो आगत होता है और दूसरा जो आउटपुट है यानी कि निर्गत है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फलनात्मक संबंध होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम गेहूं ज़्यादा लेंगे तो हमारा आटा ज़्यादा तैयार होगा, और हम आटा ज़्यादा लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा रोटी भी ज़्यादा तैयार होगा। तो इस तरीके से आपने समझ लिया है कि आगत और निर्गत के बीच में जो फलनात्मक संबंध होता है उसी को हम कह रहे हैं उत्पादन फलन। यहाँ पर देखिए हमने हेंडरसन की परिभाषा को लिया हुआ है, और हेंडरसन साहब कैसे जो है परिभाषित करते हैं, इनका कहना है कि किसी फर्म की भौतिक आगतों एवं भौतिक निर्गतों के बीच संबंध को प्रायः उत्पादन फलन कहा जाता है। अब ये भौतिक भौतिक क्यों प्रयोग कर रहे हैं बताते हैं आपको। जैसे गेहूं दिखता है ना खुली आंख से, तो हम उसको भौतिक वस्तु कह सकते हैं या फिर भौतिक आगत कह सकते हैं, और उसी से हमने जो आटा तैयार किया तो आटा भी हमें दिखता है, तो आटा भी हमारा क्या है, भौतिक निर्गत है, भौतिक निर्गत है। तो भौतिक भौतिक शब्द इन्होंने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि ये वस्तुएं एक्चुअल में दिखती है कि वो वस्तु कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि किसी भी फर्म की, है ना, फर्म मतलब जो उत्पादन का काम करता है, इसको आप उत्पादक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी फर्म की भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो संबंध होता है दोनों के बीच, उसी को हम कह रहे हैं उत्पादन फलन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने एक समीकरण लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि उत्पादन फलन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है Q इक्वल टू क्या है, फंक्शन लिखा हुआ है, F मतलब फंक्शन, रिलेशन यानी कि दिखा रहा है किसके बीच। देखो जो भी हमारा आटा तैयार होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो वो लैंड कितना है, ठीक है, लेबर कितना है, कैपिटल कितना है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरीके से आप जो भी प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं वो ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं कि ये जो Q है ये है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और ये F जो है ये बताता है फलनात्मक संबंध दोनों के बीच में, एक्सप्रेस करने का तरीका है ये। और L का मतलब यहाँ पर है लैंड यानी कि भूमि, ठीक है। N का मतलब है लेबर, ठीक है, यानी कि श्रम। अब यहाँ पर देखिए K का मतलब है पूंजी यानी कि कैपिटल। तो इस तरीके से और भी कई सारे साधन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि आउटपुट है ये, और ये हमारा क्या है, इनपुट है। ये सब सारा क्या है, इनपुट। तो इनपुट और आउटपुट में जो फलनात्मक संबंध होता है उसी को कहते हैं उत्पादन फलन। कई बार हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं सीधे तौर पर फंक्शन है A, P, C और डॉट डॉट करके बहुत सारे लिख सकते हैं। तो ABCD भी हमारे यहाँ पर क्या माना जाएगा, इनपुट माना जाएगा, उत्पादन के साधन माने जाएंगे। और Q का मतलब यहाँ पर क्या है, आउटपुट है, यानी कि उपज की मात्रा, ठीक है। अब देखिए आगे हमने कैसे लिखा हुआ है क्या सो, आगे हम कह रहे हैं कि अगर हमने आगतों को बढ़ा दिया तो निश्चित तौर पर निर्गत भी हमारे पास ज़्यादा होगा। मान लो कि गेहूं की मात्रा हमने बढ़ा दिया तो हमारे पास आटा भी ज़्यादा तैयार होगा। तो यहाँ पर हमारा गेहूं क्या है, आगत है यानी कि इनपुट है, और जो हमारा आटा है वो क्या है, निर्गत है। तो इस तरीके से आगत और निर्गत के बीच में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट में। अगर आपने आटा ज़्यादा लगाया है तो निश्चित तौर पर आप रोटी ज़्यादा जो है तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ इनपुट यानी कि आगतों और निर्गतों में कैसा संबंध है, तो सीधा संबंध पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात आगतों में वृद्धि होने से निर्गत की मात्रा में भी वृद्धि होती है, और इसके विपरीत अगर आप आगतों को कम कर देते हैं या फिर साधनों को कम कर देते हैं तो आपका निर्गत या फिर उत्पादन भी कम ही प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ से समझ आ गया है कि इनपुट और आउटपुट में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। अब हम लोग देखते हैं इसकी मान्यताएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने किस तरीके से उत्पादन फलन की मान्यता को लिखा हुआ है। पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होती है। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में भी बताया कि उत्पादन फलन जो है वो निश्चित समय अवधि से संबंधित होता है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ऐसा थोड़ा ना कि अभी जस्ट शुरू किया तुरंत खत्म हो गया वो काम, ऐसा नहीं होता है। एक लंबे टाइम तक वो प्रोसेस चलता है। जैसे कि मान लो कि हमें कोई भी जो है वो यहाँ पर वस्तु तैयार करनी है, मान लीजिए रोटी ही बनाना है, तो आटा को पहले हम लोग गूंथते हैं, है ना,
गूंथने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उसको गोल गोल करके हम लोग रोटियां तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह लीजिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो जहां तक आपने जहां पर काम शुरू किया वहीं पर तुरंत थोड़े ना फिनिश हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी आपने 10:21 पर काम शुरू किया है, ठीक है, रोटी बनाना। तो एक रोटी मान लीजिए हमें केवल तैयार करना है, एक रोटी, तो हो सकता है कि 2 मिनट लग गया बनाने में। तो आप कह सकते हैं कि 10 बजे से तो 10:21 में तो हमने शुरू किया था, तो 10:23 हो गया मान लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, समय अवधि है ये, एक इनिशियल टाइम और एक क्या है, फाइनल टाइम। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उत्पादन में देखो अल्पकाल और दीर्घकाल की हम लोग बात करते हैं। तो अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं। अल्पकाल में कह रहे हैं यानी कि शॉर्ट रन में कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर के तौर पर होते हैं। और कुछ ऐसे भी साधन होते हैं जो कि वेरिएबल फैक्टर होते हैं, यानी कि परिवर्तनशील साधन होते हैं। कब, अल्पकाल में। यानी कि अल्पकाल में आपको दोनों तरह का साधन देखने को मिलता है, स्थिर साधन भी और परिवर्तनशील साधन भी देखने को मिलेगा। कब, अल्पकाल में। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है, तो दीर्घकाल में यानी कि लॉन्ग रन में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि वेरिएबल फैक्टर हो जाते हैं। दीर्घकाल का मतलब हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे समय में हम उत्पादन के सभी साधन को परिवर्तन करके अपना उत्पादन स्तर घटा या बढ़ा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन होते हैं स्थिर और कुछ साधन होते हैं परिवर्तनशील। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तकनीक में कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा, ये बताइए। तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब है यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि जिस भी तकनीक से हमने एक इकाई उत्पादन किया है उसी तकनीक का प्रयोग करते हुए हम बाकी इकाइयों का भी उत्पादन करेंगे, ठीक है। चाहे तो उत्पादन प्रक्रिया वो अल्पकाल के लिए हो रहा हो या फिर दीर्घकाल के लिए हो रहा हो, ये तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्पकाल में भी तकनीक स्थिर माना जाएगा और दीर्घकाल में भी तकनीक स्थिर माना जाएगा। अगला हमने यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 5वां पॉइंट। कह रहे हैं कि उत्पादन के साधन यानी कि जिसको हम इनपुट बोलते हैं ना, ये छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए होते हैं। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर डिविजिबल बोल सकते हैं इसको, कि छोटे छोटे टुकड़ों में लगा सकते हैं इसको उत्पादन की प्रक्रिया में। अगर हम चाहते हैं 1 लेबर लगाना, लगा सकते हैं। अगर हम 2 लेबर लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। अगर हम जो 2.5 लेबर लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं। अब कहेंगे सर 2.5 लेबर कैसे लगाएंगे, 1.5 लेबर कैसे लगाएंगे, इस तरह से सिचुएशन समझिए आप कैसे। 1 लेबर का जो वर्किंग आवर होता है, श्रम का मतलब जो है ना कार्य के घंटे से माना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि बड़ा इकोनॉमिक्स से जानते हो, बताओ कि श्रम को हम कैसे जानते हैं। तो श्रम को हम समय या फिर कार्य के घंटे से नापते हैं, क्योंकि एक मजदूर का कार्य का घंटा 8 घंटा माना गया है। कितने घंटे, 8 घंटा। तो 8 घंटा अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो इसका मतलब 1 लेबर ने काम किया। उसी मजदूर से अगर हमने 16 घंटे काम करवाया है तो वो फिर 2 लेबर माना जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि 1 लेबर को मैंने काम करवाया 8 घंटे और एक और लेबर हमने मंगवा लिया, लेकिन उससे हमने केवल काम 4 ही घंटे लिया है, तो इस तरीके से आप ये नहीं कहेंगे कि 2 लेबर हो गया। लेबर यहाँ पर 1.5 है, चूंकि इकोनॉमिक्स के अंदर में जो लेबर का मतलब है वो है वर्किंग आवर से। तो 4 घंटा और ये 8 घंटा, कितना हो गया, 12 घंटा। इसका मतलब 12 घंटा अगर कोई 1 लेबर भी काम करता है तब भी हम उसको 1.5 लेबर बोलेंगे। और 12 घंटा अगर 2 लेबर मिलकर के काम कर रहे हैं, देखने में तो 2 लेबर हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के अनुसार ये 1.5 लेबर माना जाएगा, क्योंकि 1 लेबर से मैंने मात्र 4 ही घंटा काम करवाया है, जबकि लेबर की वर्किंग आवर जो होती है वो 8 घंटे की होती है। ठीक है, समझ आ गया होगा। दिन भर में 8 घंटा अगर कोई काम कर रहा है इसका मतलब वो फुल टाइम वर्क में है, और दिन भर में अगर कोई 4 घंटा काम कर रहा है इसका मतलब वो पार्ट टाइम वर्क में है। यहाँ पर देखो छठा, इसमें कह रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन की जो तकनीक है ना उसको कुशलतम ढंग से प्रयोग करना होगा। मतलब कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान आप जो भी तकनीक प्रयोग करेंगे उसे कुशल ढंग से प्रयोग करेंगे, जिसमें कि कोई भी संसाधन बेकार ना जाने पाए, तभी तो आप कम से कम लागत में उसका उत्पादन कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए उत्पादन का कुशलतम जो है वो जो तकनीक का है
तकनीक का प्रयोग आप जो है कुशलतम तरीके से करेंगे तो संसाधनों की बर्बादी कम होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका कम आएगा, तो आप फायदे में रहेंगे, है ना। आगे देखो 7वां और अंतिम पॉइंट क्या कह रहे हैं कि फर्म का उत्पादन लागत दी हुई है। ये हमेशा से दिया हुआ इसलिए लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि देखो तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हम ज़्यादा लेबर लगा करके उत्पादन कर रहे हैं और पूंजी कम, या फिर ज़्यादा पूंजी लगा करके उत्पादन कर रहे हैं या लेबर कम। तो इन स्थितियों में हमने आपको समझा दिया लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, तो दोनों में से कोई ना कोई तकनीक आप लगाए होंगे, वो तो तकनीक स्थिर है तो आपका लागत भी वहाँ पर दिया हुआ माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेबर को कितना प्राइस देना है, कैपिटल को कितना देना है, ये चीज़ें तो तय होती है, तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि फर्म का उत्पादन लागत दी हुई है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है 7 एजम्पशन हमने बताया और साथ में हमने उत्पादन फलन के परिभाषा को भी बता दिया है। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस उत्पादन फलन की कौन कौन सी जो है विशेषताएं होती है। आइए चर्चा करते हैं इस पर भी। तो आप यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, हमने अगला क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, कह रहे हैं कि उत्पादन फलन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए हमने पहली विशेषता क्या लिखा है, कह रहे हैं कि उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों की मात्रा एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा में संबंध को बतलाता है। मतलब कि देखो उत्पादन फलन होता है किसका, उत्पत्ति के साधनों का। मतलब हमारा देखो एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं कि अगर हमने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ज़्यादा लेना है तो निश्चित तौर पर हम लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल या फिर अदर जितने भी फैक्टर्स हैं सबको हम ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सब सारा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, यानी कि उत्पादन के साधन हैं या फिर उत्पत्ति के साधन हैं। और ये हमारा क्यू का मतलब क्या है, इसको हम आउटपुट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इनपुट को अगर हम बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर हमारे पास गेहूं ज़्यादा है तो हम आटा ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, अगर हमारे पास आटा ज़्यादा है तो हम रोटी ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, तो यहाँ पर दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि हम इनपुट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट को कम करते हैं तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए सेकेंड विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता या फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या लिखा है, कह रहे हैं कि उत्पादन फलन का संबंध उत्पत्ति के साधनों की कीमतों एवं उत्पादित वस्तुओं की कीमतों से नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पर देखिए प्राइस, यहाँ पर आप मान लो किसका, प्राइस ऑफ किसका, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट मान लो, प्राइस ऑफ सीधा हम लिख देते हैं गुड एक्स। मान लो कि कोई एक्स वस्तु है, गुड एक्स, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा तो हम कहते हैं नॉट इक्वल टू किसके साथ, यहाँ पर वेजेज यानी कि मजदूरी मान लो, वेजेज ऑफ वर्कर्स, ठीक है। मतलब जितने भी मजदूर हैं उसको जो मजदूरी दिया जा रहा है उसका जो मजदूरी है ना वो कभी भी इक्वल नहीं होगा जितना कि उसने वस्तु तैयार किया हुआ है। मतलब देखो अगर हमारे पास 5 रुपये की वस्तु है, कोई 5 रुपये का कलम है, तो क्या मजदूर को 5 रुपये ही मजदूरी दिया गया होगा? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर उसको 5 रुपये दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर एक साहसी कोई भी लाभ नहीं कमा पाएगा भाई, क्योंकि खाली लेबर ने मिलकर के थोड़े ना उत्पादन का काम किया है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले भी समझाया। तो कभी भी यहाँ पर जितने भी आप उत्पादन के साधन यहाँ पर चाहे ले लें, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी काहे नहीं ले लें आप, क्या वो प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर में होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस जो तैयार होता है उसमें टैक्सेस वगैरह भी इंक्लूड रहता है, प्रॉफिट भी इंक्लूड रहता है ना। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं, मान लो कि हमने 1000 रुपये में एक लेबर मंगवाया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने 1000 रुपये में एक लेबर मंगाया और उसने जो वस्तु बनाया वो 5000 रुपये का है, ठीक है। तो क्या हम लेबर को 5000 रुपये दे दें 1000 रुपये ना दे करके? ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ वर्कर्स यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर तीसरी विशेषता में कि उत्पादन फलन का संबंध समय अवधि से है। ये मैंने बार बार कहा है, डेफिनेशन में भी आपको मैंने दिखाया, मान्यता में भी दिखाया और यहाँ पर भी कह रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि समय अवधि के अनुसार उत्पादन फलन का स्वरूप बदलता रहता है। अगर हम लंबे समय तक उत्पादन कर रहे हैं निश्चित तौर पर उत्पादन ज़्यादा होगा। अगर हम जो है वो शॉर्ट टाइम में प्रोडक्शन किसी चीज़ का कर रहे हैं
उत्पादन हमारा स्तर कम होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उत्पादन फलन का स्वरूप बदलते रहता है समय अवधि के अनुसार। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट और सबसे आखिरी पॉइंट। चौथी विशेषता क्या है उत्पादन फलन का, कि यहाँ पर कह रहे हैं उत्पादन फलन के स्वरूप पर तकनीक का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर हमने तकनीक में बदलाव कर दिया तो हमारा उत्पादन की गुणवत्ता भी अच्छा या बुरा किस्म का हो सकता है। किंतु प्रत्येक उत्पादन फलन में शामिल तकनीकी ज्ञान के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। चाहे तो आप लंबे समय तक उत्पादन कर रहे हों या फिर आप अल्पकाल के लिए उत्पादन कर रहे हों, ये दोनों ही समय अवधि में जो उत्पादन की तकनीक है उसको स्थिर मान लिया जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो कंटेंट के अंदर में जो भी हमने चीज़ें बताया है सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको समझ आया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप अपना जो है नाम वगैरह फिलअप कर लीजिएगा। चूँकि आपको टेस्ट वगैरह भी देने हैं ना, तो टेस्ट की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो है लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करिएगा। आपको हम लिंक जरूर शेयर कर देंगे आपके व्हाट्सएप पर, और वहाँ से आप जो है अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आपने कितना कंसेप्ट समझा हुआ है, कितना आप जो आंसर सही तरीके से लगा पाते हैं। और जो मैंने लिंक दिया है उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए और इस चैनल के बारे में बाकी फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो कंटेंट अब हम इसी पर अपडेट देने वाले हैं। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।